उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक पाए जाने से हड़कंप मच गया है। बुधवार जांच के दौरान पाए गए पदार्थ की पुष्टि शुक्रवार को फॉरेंसिक जांच के बाद पीईटीएन विस्फोटक के रूप में हुई। घटना के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा, सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को बजट सत्र के दौरान कोई भी विधायकों के अलावा यहां नहीं आ सकता, लेकिन नेता विपक्ष की सीट के पास विस्फोटक मिलना चिंता का विषय है। योगी ने मांग की है कि इस मामले की जांच एनआईए से कराई जाए। योगी ने सभी विधायकों से अपील की है कि कोई भी विधायक विधानसभा में फोन लेकर ना आए। अगर कोई फोन लेकर आता है तो उसे सैटेलाइट फोन पर रखे। अगर कोई विधायक भाषण देना चाहता है तो अपने साथ नोटबुक लेकर आए। योगी ने कहा कि फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा कि यह विस्फोटक एक है। पूरे विधानसभा को उड़ाने के लिए मात्र 500 ग्राम विस्फोटक की आवश्यकता है। यहां विस्फोटक मिलना चिंता की बात है। खतरनाक आतंकी साजिश को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा है। कौन लोग इस साजिश में लगे हैं, इसका पर्दाफाश होना आवश्यक है। और इसलिए मेरा अनुरोध होगा, एक कि सभी जो भी कर्मी यहां पर कार्यरत हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर हो जाए। दूसरा, इस प्रकरण की पूरे उसकी जांच एनआईए से जरूर हो। एनआईए जैसी संस्था को इसकी जांच करनी चाहिए। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि हमारी सरकार और सुरक्षा कर्मी सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं और इस पूरे मामले की जांच होगी। सुरक्षा एक गंभीर विषय है और उसको लेते हुए हम लोग की भी चिंता है। कल स्पीकर ने भी इसकी चिंता जाहिर की थी जब हम लोग की बिजनेस एडवाइजरी ग्रुप की बैठक हुई थी। उसको तहत करते हुए आज मुख्यमंत्री जी भी बैठक कर रहे हैं स्पीकर साहब के साथ। तो इस समय उसकी देखते हुए जो भी सुरक्षा का दृष्टि से जो भी काम करना होगा वो सुरक्षा कर्मी हमारे। सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने पीईटीएन मिलने के मामले को गंभीर मामला बताते हुए इसे सीधे साधे सुरक्षा में गंभीर चूक बताया है। विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वही विधानसभा के लिए उत्तरदायी है और हम चाहते हैं कि ये कोई भी खतरनाक स्थिति हो सकती है और इस पर सघन जांच की जरूरत है और तत्काल रिपोर्ट आनी चाहिए जनता के बीच में कि अगर वहाँ पर विधानसभा के अंदर मंडप में ये हालत है कि कोई अवांछनीय वस्तु वहाँ है तो उत्तर प्रदेश की जो हालत है कानून व्यवस्था की, किस तरह का राज चला रहे हैं। योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में लगी गाड़ियों की कटौती कर दी है। इसके फैसले के बाद अब अखिलेश यादव की सरकारी काफिले में लगी गाड़ी एसयूवी नहीं दिखेगी। अखिलेश यादव की 3 एसयूवी वापस ली जाएंगी और इसे बदलकर 2 एसयूवी और 3 एम्बेसडर किया जाएगा। मुलायम और अखिलेश यादव के पास 5-5 एसयूवी है। सरकार ने आला अधिकारियों के लिए भी हाईटेक कारों की जगह अब एम्बेसडर कार से चलने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के काफिले की 3 गाड़ियां वापस ली गई हैं। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के काफिले से 3 एसयूवी ईसुजू को हटाया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार आज लखनऊ में रहेंगी। मीरा कुमार के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे में मीरा कुमार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी। तो बसपा सुप्रीमो मायावती से भी मुलाकात कर सकती है। करीब 8 घंटे राजधानी में रहने के दौरान मीरा कुमार सहयोगी दलों से अपने लिए समर्थन जुटाने की अपील करेंगी। यूपीए में शामिल दलों की सहमति से कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद पर रही मीरा कुमार को एनडीए प्रत्याशी रामनाथ कोविंद के मुकाबले मैदान में उतारा है। बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार के यूपी दौरे को अहम माना जा रहा है।
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई की जाएगी। इस सुनवाई में शिवसेना सांसद संजय राउत गवाही के लिए सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। बता दें कि इस गवाही के लिए कोर्ट ने सांसद संजय राउत को समन भेजा था। लखनऊ पहुंचे संजय राउत ने राम मंदिर मामले की कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर गुरुवार को कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर की मांग कर रहे कार्यकर्ता बाबरी मस्जिद विवाद पर कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 30 मई को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई की गई थी, जिसमें कोर्ट ने बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, महंत नृत्य गोपाल दास, रामविलास वेदांती, सतीश प्रधान, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, विष्णु हरि डालमिया, जगदीश मुनि, बीएम शर्मा, कटियार की पेशी हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी आरोपी नेताओं की तरफ से दाखिल डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है, जिसके बाद इन नेताओं के खिलाफ सेक्शन 120B यानी आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय कर दिए थे। हालांकि सुनवाई के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने इन नेताओं को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने यह जमानत 20-20 हजार रुपए के मुचलके पर दी थी, जिसके बाद से इस मामले में रोज सुनवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता में आते ही स्कूलों की हालत को सुधारने का निर्देश दिया, लेकिन उनके निर्देशों की धज्जियां पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उड़ाया जा रहा है। वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लॉक के नैनपुरा गांव में स्थित जगरदेव तकनीकी माध्यमिक विद्यालय में प्राइमरी पाठशाला ऐसा है जिसे देख कोई भी हैरान हो जाएगा। शिक्षा के मंदिर में छात्र अपने उज्जवल भविष्य का सपना सजोए आते हैं, लेकिन यूपी में शिक्षा के मंदिर का ऐसा हाल, उनका उज्जवल भविष्य का सपना चकनाचूर हो जाता है। छात्र यहां आकर सबसे पहले प्रार्थना की जगह हाथों में झाड़ू लेकर क्लास की सफाई करते हैं। उसके बाद घंटों टीचर का इंतजार करना पड़ता है। विद्यार्थियों की अगर माने तो विद्यालय में 2 महिला टीचर और प्रधानाचार्य को लेकर 4 पुरुष टीचर सहित कुल 6 लोग हैं, लेकिन प्रधानाचार्य सहित सारे के सारे स्कूल की समयावधि से काफी विलंब से आते हैं और आने के बाद सिर्फ शिक्षक रूम में बैठकर गप मारते हैं। जब मीडिया का कैमरा स्कूल परिसर में घूमा तो वहां का दृश्य उदासीनता भरा दिखा। विद्यार्थियों से बात करने पर कक्षा 9 के छात्र ने बताया कि स्कूल में कुल 6 शिक्षक मौजूद हैं, लेकिन सुबह 8 बजे से 1 बजे तक चलने वाले पीरियड में सुबह 9 बजे तक कोई भी मौजूद नहीं रहता। छात्रों की माने तो बच्चे खुद विद्यालय की चाबी लेकर उसे खोलते हैं और उसे अपने क्लास की सफाई करते हैं। आते हैं कभी 10 बजे तक 11 बजता है। आते हैं अपने क्लास रूम में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, बात करते हैं, पढ़ाते नहीं, खाली रिजल्ट हाजिरी लगा देते हैं, बस पढ़ाई नहीं होता है। कौन खोलता है? भैया लोग खोलते हैं। अच्छा, प्रार्थना होती है इस स्कूल में? कब से नहीं हो रही है? जब से जो पेपर हम लोग दिए थे मार्च में, हाँ। मार्च से नहीं हो रहा है। क्या फिर प्रार्थना में चुनाव होने जा रहा है राष्ट्रपति का, उसके प्रत्याशी कौन कौन हैं? इस समय देश का राष्ट्रपति कौन है ये बता पाएंगे? कौन है? भूल रही हैं क्या? अच्छा, प्रधानमंत्री का पूरा नाम पता है आपको? क्या नाम है? मोदी। उनका पूरा नाम बताइए। महेंद्र प्रसाद मोदी। तो मुख्यमंत्री कौन है प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का? गाजियाबाद के मॉडल टाउन इलाके में एक 5वीं तक का स्कूल है, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। दरअसल नगर निगम के पार्क में ये स्कूल अवैध रूप से बनाया गया था। इसके अलावा ये स्कूल यहाँ 1978 से चलाया जा रहा था। इस पर लंबे समय से केस चल रहा था, जिस पर अब हाई कोर्ट का आदेश आया, जिसके बाद स्कूल को तोड़ा गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, लेकिन सवाल यह है कि जब ये स्कूल बन रहा था तो उस समय क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। हालांकि अभी तक इस दिशा में जानकारी नहीं दी गई है कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका होगा क्या। यहाँ पहले स्कूल की दीवार तोड़ी गई और फिर स्कूल को ढहा दिया गया। अब आप सोचिए कि जिन मासूम बच्चों ने यहाँ पर पढ़ाई की होगी, जो अब भी यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके दिल पर क्या बीतेगी। हम ये सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि जब इस तरह का अवैध निर्माण होता है तब प्रशासन या जीडीए की टीम ध्यान नहीं देती है, और जब बहुत समय बीत जाता है, भ्रष्टाचार सामने आता है, तब ही ऐसी कार्रवाई होती है। शिक्षा के मंदिर के साथ इस तरह का सुलूक कितना सही है, ये सवाल बड़ा है। लेकिन यहाँ हाईकोर्ट का आदेश है तो उसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इस स्कूल को यहाँ बनने ही नहीं दिया गया होता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। स्कूल नगर निगम द्वारा बुक बैंक के लिए दिया गया था।
और बुक बैंक ना चला के उन्होंने स्कूल खोल दिया। इसमें एक PIL दायर हुई है रविंदर सिंह के द्वारा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किए हैं कि रेस्पोंडेंट नंबर 7 द्वारा, जो कि सेंट मैरी स्कूल है, इन्होंने इंक्रोचमेंट जो किया है उसे हटा दिया। स्कूल को नोटिस दे चुका है नगर निगम, इनकी अनुमति खारिज कर चुका है जो चलाने का इनको बुक बैंक का परमिशन दिया था, और उसके बाद उन्होंने नहीं हटाया। हमने इनको कल भी बताया नहीं हटाया, तो आज वो हटा दिया। उनके द्वारा बताया गया एक पैरेलल स्कूल उन्होंने पंचवटी में खोला है, ये बच्चे वहाँ शिफ्ट हैं। मुरादाबाद के महाराजा हरिश्चंद्र महाविद्यालय में नए सेशन से छात्र छात्राओं को कॉलेज परिसर में मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश कॉलेज प्राचार्य की तरफ से दिया गया है। इस आदेश के तहत कॉलेज प्रांगण में अगर कोई छात्र मोबाइल इस्तेमाल करते पकड़ा गया तो उसका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। कॉलेज प्रिंसिपल की माने तो बच्चे इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। कॉलेज कैंपस में मोबाइल पर लगी रोक का बाकायदा नोटिस भी चस्पा किया गया है। साथ ही नए सत्र में कॉलेज में दाखिला लेने आए छात्र छात्राओं को भी ये आदेश दिखाई दिए। वहीं कुछ छात्र कॉलेज के आदेश को गलत बता रहे हैं। घर से आने के बाद अनुशासन में रहकर यहाँ क्लास अटेंड करें और क्लास अटेंड करके ठीक प्रकार से अपने घर को वापस हो। मोबाइल देखने में आ रहा है कि बहुत बड़ा बाधक आज बन रहा है उसकी पढ़ाई लिखाई में, इस सेंस में कि अब बच्चे तमाम अपना होमवर्क है, अपनी चर्चा है, वो सब मोबाइल पर करते हैं और इस पर सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के रूप में हमारे सामने आ रहा है, जिसके तमाम प्रकार के दुष्परिणाम हैं। हम मोबाइल पर बात करने के विरोध में नहीं हैं। जम्मू से मुजफ्फरनगर के संदिग्ध संदीप शर्मा की गिरफ्तारी के बाद कई दिन बाद संदीप के भाई प्रवीण शर्मा और मुजफ्फरनगर पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए संदीप का हरिद्वार से भी कनेक्शन का जिक्र किया है। संदीप के भाई प्रवीण की माने तो संदीप 2016 दिसंबर या जनवरी में हरिद्वार अपने 2 कश्मीरी साथियों के साथ नौकरी के लिए आया था। संदीप का भाई प्रवीण हरिद्वार में टैक्सी चलाता है। प्रवीण ने कहा कि अगर संदीप का आतंकवाद से कोई संबंध है तो सरकार उसे गोली मार दे या फांसी दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। संदीप का परिवार मुजफ्फरनगर में नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में रहता है। पुलिस संदीप की भाभी से भी पूछताछ कर रही है। मामले में मुजफ्फरनगर के SP सिटी की माने तो कई बड़ी बड़ी एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन जांच में आया है कि संदीप हरिद्वार में 3-4 दिन रहा है और उसके साथ 1-2 लोग भी थे। वो लोग कौन थे, इसकी जांच एजेंसियां कर रही हैं। बहरहाल मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बार फिर से आतंकी संदीप शर्मा के भाई प्रवीण शर्मा को पूछताछ के लिए नई मंडी थाने में बुलवाया, जहां कई घंटों तक पुलिस ने प्रवीण से पूछताछ की। मुरादाबाद के नेशनल हाईवे पर 24 टोल कर्मियों के साथ मारपीट और फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 6 हमलावरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन लोगों के पास से एक तमंचा कारतूस बरामद किया। पुलिस के मुताबिक ये लोग अवैध खनन के ट्रक को टोल से बिना टोल वहां निकालते थे। टोल कर्मियों के साथ मारपीट का यह मामला 1 जुलाई का है। मामला जिले के 2 ग्राम प्रधान इसमें शामिल हैं। उन लोगों का मकसद टोल कर्मियों को डरा धमकाकर टोल नहीं देना था। कुछ बदमाशों द्वारा टोल जो कर्मी हैं उनके साथ मारपीट और कुछ फायर भी किया गया था उनको आतंकित करने के लिए। इसी घटना पे काम करते हुए जो मैंने टीम लगाई थी और इस घटना का सफल अनावरण आज कर दिया गया है। ये घटना में 6 अभियुक्त जो है वो पकड़े गए हैं और इसमें जो है काम करते हुए हमने ये पाया है कि ये टोल कर्मियों को आतंकित करने का और टोल टैक्स न देने के लिए कहीं ना कहीं ये घटना कारित की गई थी। लेकिन अमरोहा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार करके एक मैसेज भी दिया गया है कि कोई भी गुंडागर्दी या इस तरह का कृत्य करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। कन्नौज में शोधों की छिड़खानी से परेशान एक नवविवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। शोधे उसे शादी से पहले से तंग करते थे और शादी के 2.5 महीने बाद जब युवती घर आई तो मंचलों ने फिर उसे तंग करना शुरू कर दिया। मामला तालग्राम थाना का है। गांव का दबंग प्रदीप और राजकुमार उसे परेशान करते थे। रोज रोज की छिड़खानी से परेशान होकर नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली। कुछ दिन पहले राधिका अपने मायके आई और उसका पिता किसी काम से बाहर गया था। घर पर मां बेटी अकेली थी। मौके पाकर दोनों युवक घर में घुस गए और राधा के साथ छेड़छाड़ करने लगे। राधा की मां ने विरोध किया तो दोनों उस पर हमलावर हो गए। राधा को बदनाम करने की धमकी देते हुए दोनों चले गए। छेड़खानी से आहत राधा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और जहर खाकर आत्महत्या कर ली।